नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जिन जिलों में या जिन प्रदेशों में बहुतायत में कोयला पाया जाता है, पावर प्लांट हैं और भी वहां गतिविधियां इनके कारण संचालित हो रही हैं, बड़ी तादाद में वहां आबादी है, उनका भविष्य क्या होगा? इस बात को लेकर के अक्सर लोगों के बीच चर्चा होती है। लेकिन चर्चा सिर्फ चर्चा तक ही रह जाती है। उसको मुकाम तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाए, उस चर्चा के निष्कर्ष को किस तरह से अमली जामा पहनाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को वहां होने वाली असुविधाओं से पहले से ही आगाह किया जा सके। ये इस पर हम नहीं पहुंच पाते, लेकिन कुछ लोग पहुंचे हैं। मैं उनसे आपका तवारुफ करा दूं। चंद्रभूषण जी आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं आई फॉरेस्ट के। आई फॉरेस्ट यानी इंटरनेशनल फोरम फॉर इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में आई फॉरेस्ट कहते हैं। और ये चंद्रभूषण जी वो हैं जिनके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। 23 वर्षों तक आप सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट संस्था से जुड़े रहे। और आप सबको याद होगा, कोका कोला जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनी जो कोका कोला का निर्माण करती है, उसके कोका कोला में कीटनाशक है, इसका खुलासा जब किया गया था। सुनीता नारायण जो समय टीवी स्क्रीन पे खूब नजर आती थी, लेकिन उसके पीछे रह करके जो स्टडी करने वाले थे वो थे चंद्रभूषण जी, जो आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपने कोरबा पर अध्ययन किया है, और ये वो कोरबा है जो 14% अकेले कोयला राष्ट्र को समर्पित करता है। क्या पाया सर आपने स्टडी में अपने इसमें कोरबा को लेकर? पहले तो धन्यवाद कमलेश जी, आपने कुछ पुरानी यादों को जगाया। 2 दशक पुरानी ये कहानी जो पेस्टिसाइड का, कीटनाशक का था, वो बहुत ही सक्सेसफुल साइंटिफिक स्टडी था। जी दुनिया में पहली बार इतने बारीकी से साइंटिफिक स्टडी की गई थी, जिसके कारण कि कीटनाशक का सारा मुद्दा सामने आया। और जैसे कि मालूम है, उसके बाद काफी मानक बने, स्टैंडर्ड बने कीटनाशक पे। तो धन्यवाद उसका उल्लेख करने जी के जी लिए। जी कि कोरबा की जो स्टडी है वो भी बहुत ही डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी। जी तो आई फॉरेस्ट, इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकाली कोरबा में। फरवरी में उसका हमने रिलीज किया था उस रिपोर्ट को, जो कि नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, हमारे छत्तीसगढ़ से स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट, आपके हेल्थ मिनिस्टर सिंहदेव जी, काफी लोग फरवरी में इस रिपोर्ट के रिलीज में आए थे। और भारत सरकार भी काफी इंटरेस्टेड था इस रिपोर्ट में। जी लेकिन क्योंकि कोविड था तो हम लोग ये रिपोर्ट को रिलीज नहीं कर पाए। तो 2 दिन पहले 5 तारीख को छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी स्टेट प्लानिंग कमीशन की, जिसमें कि 2 माननीय मंत्री, पर्यावरण मंत्री और प्लानिंग मंत्री दोनों आए थे। और बहुत आपके ब्यूरोक्रेसी में सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हर एक डिपार्टमेंट के अटेंड किए थे इस मीटिंग को। जी 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 जी, इस रिपोर्ट का जो बेसिक मुद्दा ये है कि लोगों को ये नहीं मालूम है कि जितना कोयला झारखंड प्रोड्यूस करता है, वो जी अकेले कोयला प्रोड्यूस कोरबा करता है। जी जी तो कोरबा आज के दिन में भारत का 16%, मतलब कि 6 में 1 भाग कोयला कोरबा से जी आता है। जी और दूसरी बात है कि कोरबा में कोई 6,000 से 7,000 मेगावाट के पावर प्लांट है। जी तो कोयला, कोरबा का जो पूरा जीडीपी है, जिसको सकल घरेलू जो उत्पाद कहते हैं। जी उत्पाद कहते हैं, जी वो सारा बस इसी 2 चीज पे अटका हुआ है। और कोरबा में कोई 90,000 नौकरी कोयले के खदान से और पावर प्लांट में मिलते हैं। जी लेकिन जैसे कि सबको मालूम है कि जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इस साल तो हमने हीट वेव देखा है, कितनी तेजी से हीट वेव मार्च से ही शुरू हो गया था पूरे देश में। और ये जो स्थिति है और भी खराब होगी। जितने भी साइंटिफिक रिपोर्ट अब जलवायु परिवर्तन में देखेंगे तो उनका ये कहना है कि जलवायु परिवर्तन और भी खराब होगा, हीट वेव बढ़ेंगे, फ्लड आएंगे, बाढ़ आएगी, सूखा आएगा, पानी की किल्लत होगी। तो जलवायु परिवर्तन अब एक रियलिटी है। और जी इसीलिए जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे दुनिया में बात चल रही है कि किस तरह से फॉसिल फ्यूल, कोयला, ऑयल और गैस को कम किया जाए। तो ये अब बहुत क्लियर है कि कोयला का जो आज के दिन में जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से फ्यूचर में नहीं कर पाएंगे।
अब जी हमारे पास ऑप्शन है कोयला या जलवायु परिवर्तन कम करना। तो कोई भी आदमी बोलेगा कि भाई जलवायु परिवर्तन पृथ्वी को खराब करेगा, तो इससे अच्छा है कि हम कोयले के इस्तेमाल को कम करें, तो कोयला का इस्तेमाल कम होगा। जी दूसरी बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आज के दिन में कोयला का विकल्प आ गया है, आज से 10 साल पहले नहीं था। आज के दिन में सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, हाइड्रो पावर, बायोमास, न्यूक्लियर भी, आजकल कोयला जो बिजली हमें देता है, सस्ता बिजली, उतना सस्ता बिजली सौर ऊर्जा से भी मिल रहा है। तो हमारे पास विकल्प है, कोयले का इस्तेमाल करें या सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें। और तीसरा जो फैक्टर है वो ये है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जी कम से कम 2/3 कोयले के जो खदान हैं वो घाटे वाले खदान हैं, और वो जी बंद होने के कगार पे हैं। छत्तीसगढ़ में कोई 50 खदान है कोयले के, उसमें कम से कम 35 खदान घाटे के हैं, जो कि कोल इंडिया बंद करने के मन में है, और ऐसे भी उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो अब जब जी तीनों चीज को जोड़ेंगे, जलवायु परिवर्तन, घाटे वाले विकल्प। किसान, और विकल्प जो हमारे पास जब आ गया है, तो ये बहुत क्लियर है कि कोयले का जो यूज है वो कम होगा, खनन कम होगा। अगर ये कम होगा तो फिर कोरबा क्या करेगा? अब जी वही मुद्दा है कि किस तरह से कोरबा को ट्रांजिशन किया जाए, किस तरह से जी कोरबा में बदलाव लाया जाए। जो अभी जी जो कोल सेंट्रिक इकोनॉमी है, उसको किस तरह से किया जाए ताकि 90,000 लोग जो नौकरी में हैं उनके उनके नौकरी ना जाए, कुछ और करें जी। वो। हाँ, एक ये चंद्रभूषण जी, मैं बीच में आपको रोक रहा था। एक तो आपने बताया कि वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, जलवायु परिवर्तन है, तो आपने जो स्टडी किया उसमें क्या यह भी पाया है कि जो कोरबा जिले में खदानों की जो क्षमता है या जो कोयला हमारे इस इलाके में है, अगर इस उस तरफ हम नहीं गए वैकल्पिक व्यवस्था पे, तो क्या ये 2050 तक कोयला भी समाप्त हो जाएगा क्या? ऐसा देखिए, स्टडी भी है आपकी? नहीं नहीं, कोयला समाप्त नहीं होगा, लेकिन अब कोयला जो है वो बहुत ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव जंगलों के नीचे है। जी जी हाँ, तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम वहां से कोयला निकालें या ना निकालें। हाँ, जी ये छत्तीसगढ़ के समाज में ये डिस्कशन होनी जरूरी है। मैं दिल्ली से ये नहीं कह सकता हूँ, दिल्ली से तो मैं पर्यावरणविद हूँ, मैं तो हमेशा बोलूंगा कि बस जंगलों को बचाइए भाई। लेकिन छत्तीसगढ़ के समाज, छत्तीसगढ़ के लोगों को भी ये डिसाइड करना है, आखिरकार कोयला उनकी संपत्ति है, वहां के लोगों की संपत्ति है। मिनरल हर एक जगह नहीं होता है, जी जी छत्तीसगढ़ में मिनरल रिसोर्सेज हैं, लोगों की संपत्ति है वो। तो लोगों को ये डिसाइड करना है कि अगर हम कोयला खोदें तो क्या जंगल को, अब हमें जंगल काटना जरूरी है, ये सवाल है। लेकिन अभी आपके तो अभी सवाल का अभी सर जवाब अभी ये है। अभी अभी सर 2 कोल ब्लॉक आवंटित कर दिया है प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर, जिसका जी, विरोध भी हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि देखिए, कोयले का जहां तक सवाल है, आज के दिन में तो कोयला कम नहीं हो रहा। जी हाँ, अगले 5 साल तक तो मैं कोयला को कम होते देखता नहीं हूं, ठीक है। जी लेकिन मैं ये भी देखता हूं कि 2030 के बाद कोई कोयला का प्लांट नहीं लगाएगा, मैं ये भी जी आपको आज बता दे रहा हूं। क्योंकि 2030 में बैटरी के साथ सौर ऊर्जा के प्लांट कोयला से सस्ता होंगे। जी आज के दिन में सोलर एनर्जी जो है 2 से 2.5 रुपया पर यूनिट देता है, कोई भी कोयला का प्लांट 4.5 रुपया से कम नहीं देता है। जी कोयला का फायदा यह है कि 24 घंटा बिजली दे सकता है, सौर ऊर्जा दिन में देता है। लेकिन जितनी तेजी से बैटरी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जो कि एनर्जी हाँ, स्टोर करने की क्षमता बढ़ेगी। स्टोर करने की क्षमता, तो बैटरी और सोलर को मिला देंगे तो अगले 10 साल में कोयला कंपीट नहीं कर सकता है। तो ये हमें जी डिसाइड करना है कि क्या हम नए खादान, इतने जंगल बर्बाद करें 10 साल के लिए? ये भी सवाल है, ये भी एक जी सवाल है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, ये डिसीजन भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ के समाज, लोगों को लेने की आवश्यकता है, ठीक है। जी जी जहां तक आपका सवाल है कि अगर हम कोरबा में नए खनन ना खोलें तो 15 साल से ज्यादा कोरबा में कोयला नहीं है, 15-20 साल ज्यादा से ज्यादा। जी और वो जी भी बहुत तेजी से 2030 के बाद बहुत तेजी से घटेगा। जैसे कि कोरबा में 3 बड़े माइन है, गेवरा, कुसमुंडा और दीपिका। और दीपिका जी। हाँ, 3 माइन। वो तीनों माइन मेरे अंदाज से गेवरा और कुसमुंडा ज्यादा से ज्यादा 15 साल, और दीपिका भी ज्यादा से ज्यादा 20 साल, उससे जी ज्यादा नहीं।
तो कोयले, जैसे कि मैंने बोला कि इतने फैक्टर अब आ रहे हैं कोयले के अगेंस्ट कि अब हमें प्लान करना जरूरी है कि बदलाव करें। अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। जी जी। जैसे अभी अभी चल रहा है कि पूरे देश में कोयला आधारित जो पावर प्लांट है उनके सामने कोयले का संकट खड़ा हो गया, तो रेलों को रोका जा रहा है, यात्री गाड़ियों को रोक करके उनको जी, सप्लाई करने की बात चल रही, पूरे देश में हाहाकार है। तो इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था पे ज्यादा ध्यान सरकार भी दे रही है और लोगों को भी देना होगा। एकदम जरूर देना पड़ेगा। लेकिन जहां तक अभी के कोल शॉर्टेज की बात है, वो ज्यादा प्लानिंग और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में जो गड़बड़ियां हैं उसके कारण है। वो हमारे जैसे देश में कोयले की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विश्व का दूसरा तीसरा नंबर है हमारे पास कोल रिजर्व का। जी ये बहुत बड़ी सोच की बात है कि जिस विश्व का जिसके पास इतना ज्यादा कोयला है और वो पिछले 20 साल से सभी लोगों को बिजली नहीं दे पा रहा है, या आज के दिन 2022 में कोयले की शॉर्टेज हो, तो कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। ये कोयला खनन का प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही आसानी से ब्लेम कर दिया जाता है कि कोयले कंपनियों ने खनन नहीं की। वो एक कारण हो सकता है, लेकिन उसके अलावा 10 कारणे हैं। हमारे पूरे जो बिजली जो सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं और उसको जी। हमें रिजॉल्व करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल करने की जरूरत है। और अभी तो पिछले कुछ वर्षों से हम विदेश से कोयला बहुत मंगवा रहे हैं, और ये जी, कहा जाता है कि विदेश का कोयला सस्ता पड़ता है, उससे प्रदूषण कम होता है, तमाम तर्क उसके दिए जाते हैं। उसको भी अभी अभी उस पर रोक लग गई है। खैर वो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन सर अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपने कहा, जैसे कि 90,000 लोगों को पावर प्लांट में और खदानों में काम मिल रहा है, ये तो प्रत्यक्ष हो गया। परोक्ष रूप से जो यहाँ की आबादी है वो पूरी की पूरी इन्हीं खदानों पर, इसी पावर प्लांट पर आधारित है। तो नौकरी के साथ साथ यह भी समस्या खड़ी हो जाएगी कि अगर इनके पास कोई काम नहीं होगा, ये बंद हो गए, तो फिर ये शहर तो मुर्दों का शहर हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि यहाँ को रह के क्या करेगा आदमी जब कोई आमदनी नहीं होगी। तो इस पर भी स्टडी किया आपने कि क्या किया जी, जा जी, सकता है? इस पे स्टडी हमारी सारी इसी पे थी कि मुर्दों का शहर तब होगा जबकि हम इस ट्रांजिशन को शुरुआत नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आज से अगर हम प्लानिंग करना शुरू करें, 20 साल, जिस दिन कोयला माइन बंद होगा, हमारे पास 20 साल है, अगर हम करना शुरू करें तो कोरबा आज से अच्छा हो सकता है, क्योंकि कोरबा जी के पास पैसा है। अगले 20 साल तक कोयला का पैसा जो कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में जा रहा है, सीएसआर के पैसा हो गए, कोल सेस में पैसा जा रहा है। आज के दिन में कोरबा 7,000 करोड़ रुपया टैक्स में देता है। जी हाँ, वो पैसा हमारे पास अवेलेबल हो सकता है अगर हम प्लानिंग करना शुरू करें। एक छोटे जी से डिस्ट्रिक्ट कोरबा, कोरबा 5% है छत्तीसगढ़ का, 14 लाख लोग हैं जनसंख्या। हाँ, तो जी कोरबा एक तरह से 5% है पूरे छत्तीसगढ़ का, लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरे छत्तीसगढ़ में, जहां भी दुर्ग हो गया, रायपुर हो गया, जहां भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आप देख रहे हैं, भिलाई, वो सब कोरबा से लिंक्ड है। हाँ, जी तो अगर हम प्लानिंग करना शुरू करें तो 90 नहीं, हम 1,80,000, 2 लाख नौकरियां दे सकते हैं, क्योंकि उतनी संपदा है कोरबा में। जी चाहे आप एग्रीकल्चर देख लें, फॉरेस्ट्री देख लें, मिनरल देख लें, बहुत वही हमारे रिपोर्ट से वही निकल के आई है कि अगर आप आज से प्लान करना शुरू करें तो कोरबा में बिजली की, या पूरे छत्तीसगढ़ में बिजली की दिक्कत नहीं होगी। इंडस्ट्री को भी कोयले की जगह हाइड्रोजन मिल सकता है। जो आज के लोग जो आज के दिन में कोयले के खनन में काम कर रहे हैं, खादान में काम कर रहे हैं, उनको ऑल्टरनेटिव जॉब मिल सकता है। लेकिन बशर्ते कि आज से हम सोचना शुरू करें, प्लान करना शुरू करें, इंप्लीमेंट करना शुरू करें। नहीं तो वो घोस्ट टाउन हो जाएगा, जैसे कि आपने बताया, वो मुर्दा घर जी जैसा शहर हो जाएगा, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। जी जी। सर आपने डीएमएफ की बात की, खनिज न्यास मद की। जी, तो डीएमएफ की राशि को लेकर के भी आपका आपकी स्टडी है कि इस राशि का जो सदुपयोग दुरुपयोग होता है। और मैं आपको बता दूं, और आपने अपने स्टडी में पाया भी होगा कि जो आप 7,000 करोड़ रुपए जो आप बता रहे हैं कि टैक्स के रूप में जाता है, डीएमएफ की एक बड़ी राशि हमारे पास आती है। पहले वो एक उसी जिले में खर्च होती थी, आजकल उसको 5 जिलों में दिया जाता है। जैसे कोरबा की राशि कवर्धा या बेमेतरा में भी दी जा रही है, कुछ अन्य जिलों में दी जा रही है। तो 60 और 40 का रेशियो है। तो यहाँ से 40% तो प्रदेश सरकार उन इलाकों में दे रही है, 60% यहाँ खर्च हो रहा है। तो चलिए उसको सदुपयोग दुरुपयोग दुरुपयोग की बात नहीं करेंगे, लेकिन 40% तो जा रहा है। तो अगर 100% यहाँ पे लगे
तो जो आप जिसका अध्ययन आपने किया है कि कोरबा फिर वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि कुछ यहाँ नहीं बचेगा, तो इससे इन लोगों को अधोसंरचना पे इतना काम करना चाहिए ताकि ये शहर जिंदा बचा रहे। देखिए, वो 60% भी बहुत पैसा है। मैं वही जी बताना बिल्कुल है। चाहता हूं कि कोरबा में एक्चुअली जितना पैसा कोरबा में आता है वो कोरबा खुद नहीं खर्च कर पाएगा। तो मेरे अंदाज से, मैं एक तरह से अच्छी बात है कि कुछ पैसा बाकी जो गरीब डिस्ट्रिक्ट है उसमें जा रहा है, मैं उसका सहयोगी हूं मैं। क्योंकि लेकिन अगर वो 60 पैसे का सदुपयोग करें, वो 60% जो है वो कम से कम आपके 300 से 400 करोड़ रुपया सालाना होगा। जी 60%, ठीक है। उस पैसे का अगर हम इस्तेमाल करें तो इस पूरे शहर की रूपरेखा बदली जा सकती है। ये कम पैसा नहीं है। जी जी डिस्ट्रिक्ट, किसी डिस्ट्रिक्ट का बजट 100 करोड़ से ज्यादा हो जाए तो डिस्ट्रिक्ट गदगद होता है। जी यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट बजट के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा, उसके अलावा अगर आपके पास 300-400 करोड़ रुपया है तो आप उस पूरे डिस्ट्रिक्ट की रूपरेखा बदल सकते हैं। जी जी जी। तो इसमें क्या नियम क्या है सर? इसके नियम है ऐसे कि जिस जिले में हो अरे रहा है नियम उसका? नियम बहुत अच्छे बने हुए हैं। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, PM-KKY, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के अंदर जो ये योजना चालू की गई है, उसके अंदर बहुत अच्छे रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं, ठीक है। गाइडलाइंस भी बने हुए हैं। लेकिन वही है कि हम रूल्स रेगुलेशन बना लेते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। जैसे कि कोरबा में पैसा खर्च हो रहा है मल्टी स्टोरी पार्किंग पे। जी जी जी, हाँ, मैं उसी तरफ जा रहा था जी। तो सवाल ये है कि इस जहां की 40% ट्राइबल पॉपुलेशन है, जहां जी 2/3 लोगों की जो मंथली इनकम है 10,000 रुपया से कम है, जहां मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, 1/3 है, मतलब कि मल्टी डायमेंशनल जो जो गरीब लोग हैं, वहां मल्टी स्टोरिंग पार्किंग इंपॉर्टेंट है या हेल्थ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है या ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जी तो जी जी ये बड़े मुद्दे हैं कोरबा के लिए। पैसे की कमी नहीं है कमलेश जी। हाँ, मेरे अंदाज से पैसा भी है, गाइडलाइन भी है। अगर हम वही मैंने प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में यही कहा था कि अगर अब से आप प्लान करके इंप्लीमेंट करने लगे, आपको पैसे की कमी नहीं होगी, जी जी तो आप रूपरेखा बदल सकते हैं। वहां कहीं नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ बहुत ही समृद्ध राज्य है। जंगल है, जमीन है, पानी है, खनिज है, इसके अलावा श्रम है, लोग, श्रम भी है, श्रम भी श्रम पर्याप्त है। है, लोग मेहनती हैं। आपको क्या चाहिए भाई? मतलब कि ये एक तो बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है इस देश में कि जो सबसे, जो एक तरह से समृद्ध राज्य हैं उनमें गरीबी बहुत है। जी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा तो खैर बहुत तेजी से निकला है। हाँ, मैंने 10 साल में एक एक राज्य का ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने देखा, मैंने उड़ीसा में देखा है। हाँ, जी 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 छत्तीसगढ़ में भी काफी काम हुई है, झारखंड में कम हुआ है। लेकिन इन राज्यों में जो एक तरह से नेचुरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक संपदा है, लोग में जो ये है, ये राज्य स्वर्ण राज्य बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ कमी नजर आई आपको? सरकार प्लान, में या लोगों में वो भाव नहीं है कि प्रकृति ने आपको उलीचा है बिल्कुल कि लीजिए आपको हम खूब दे रहे हैं, लेकिन हम उसका दोहन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उसकी नीति ठीक नहीं है, या क्रियान्वयन में कहीं कमी नजर आती है आपको? सब कुछ का मिलावट है। कोई एक एक चीज नहीं होता है किसी राज्य में। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने उड़ीसा को देखा है चेंज होते हुए। जी जी हाँ, जी मैं उड़ीसा में 2001 से मैं काम कर रहा हूँ, 2 दशक हो गए उड़ीसा में काम करते हुए। जी जी और मैंने उड़ीसा का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, और उनका ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उनका जो गवर्नमेंट प्रोग्राम है वो वो लास्ट माइल बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। जी 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 इसका मतलब, और दूसरा है कि डिसीजन बहुत जल्दी लिया जाता है, मैंने वो भी देखा है उड़ीसा में। तीसरा है कि डिसीजन ले लिया जाता है तो फिर उसको बदला नहीं जाता। जी चौथा, उड़ीसा ने एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत खर्च किया है। इसका मतलब कि अपने समाज में उन्होंने लोगों को पढ़ाया और उनको शारीरिक रूप से अच्छा किया। तो बहुत चीजों को मैं देख रहा हूं। ऐसा नहीं कि उड़ीसा में प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि आज के दिन में उड़ीसा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर गया है, लेकिन 10 साल में मैंने, 10-12 साल में मैंने उस राज्य को बदलते देखा है। हाँ, जी 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 और भी अच्छा हो सकता है। तो ये नहीं है कि और ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में भी बदलाव नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ में भी, जैसे कि आपको ध्यान होगा कि मैं 2007 से छत्तीसगढ़ में आ रहा हूँ।
जी जी जी। जी। तो ऐसा नहीं, बदलाव नहीं है, लेकिन बदलाव की गति कमी है। और छत्तीसगढ़ में पोटेंशियल मेरे अंदाज से उड़ीसा से कम नहीं है, ज्यादा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पड़ोसी राज्य है और उसको देख करके हमको भी हमारी भी रंगत थोड़ी बदलनी चाहिए। चंद्रभूषण जी, आपकी चूंकि प्रशासनिक अधिकारियों के बीच भी आपकी दखल है, उनके बीच भी आप जाते हैं, राजनेता तो आपके बीच रहते ही हैं, उनसे भी आपकी चर्चा होती है, तो कभी आपको ऐसा, आपकी बातों को या आपने जो सलाह उनको दी, तो कभी लगा कि ये इस पे अमल करने के मूड में दिखाई देते हैं? परसों जो जो 5 तारीख की मीटिंग थी, मैं बहुत खुश हूं मीटिंग से कमलेश जी, क्योंकि देखिए, किसी भी काम की शुरुआत, एक नई सोच है ये सोच जी हिंदुस्तान में आज तक आई नहीं है। लोग सोचते भी नहीं थे कि कभी कोयला खत्म हो जाएगा। जी तो पहली बात, एक नई सोच है, एक नई प्लानिंग की बात हो रही है। अब तक जी प्लानिंग हो रहा था कि कोयला को कैसे 100 साल तक यूज करें। अब जी हम जी बात करें कि नहीं, 20 साल 30 साल में कोयला कैसे खत्म होगा, और किस तरह से प्लानिंग करें। तो जी एक चीज बहुत 5 के मीटिंग में क्लियर आ गई थी कमलेश जी की, जो भी थे मंत्रीगण या जो आपके सेक्रेटरी या डायरेक्टर, जितने लोग थे या प्लानिंग, वो बहुत क्लियरली इस चीज को मानते हैं कि अब हमें ये मुद्दा सही है। यही एक तरह से 50% बैटल विन हो गया। अगर शुरू में ही लोग इसको अपोज करें, तब तो फिर आगे नहीं बढ़ता है। ऐसा मुझे कोई सेंस नहीं मिला। जी दूसरी जी बात, आपकी जो प्लानिंग कमीशन है और कुछ सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब इस पे एक तरह से कोई कमेटी बननी चाहिए, कुछ प्लानिंग होना चाहिए। वो भी जी जी बहुत जी। अच्छी बात है। तो मेरे अंदाज से हमने शुरुआत अभी अच्छी है। किस तरह से इसको आगे लेके जाएंगे, जिसमें हम लोग भी काम करें, आप लोग भी आए, बाकी जो इंस्टीट्यूशन है वो भी आए, वो अब आगे देखना है। जी जी, आपने अपने अध्ययन में क्या इस पर भी किया कि स्वास्थ्य को लेकर के जो सुविधाएं छत्तीसगढ़ में हैं, कोरबा में है या ऐसे जिलों में हैं? स्वाभाविक कोरबा पे आपने ज्यादा काम किया है, तो कोरबा की ही बात करूं। यहाँ जैसे ये कहा जाता है कि खदानें जो बंद हो जाएंगी या उनका कोयला खत्म हो जाएगा, स्वाभाविक है कि उसके बाद उनको बंद होना है, आज नहीं कल। उन खदानों में अभी राख भरी जा रही, जो पावर प्लांट से उत्सर्जित होती है। और एक बार मैं स्टडी कहीं किसी में पढ़ा था कि जिसमें बताया गया था कि ये राख पानी में मिलेगी, और वो कहीं ना कहीं पानी को, वाटर प्रदूषित लेवल पे करेगा। जाके वो कहीं ना कहीं उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा स्वास्थ्य पे। इस पर भी कोई अध्ययन हुआ है कि आपकी तरफ से, आपकी टीम की तरफ से? नहीं, हमने कोई राख वाले चीज पे ये कोरबा पे नहीं किया, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं। जी छत्तीसगढ़ में हेल्थ सेक्टर में बहुत काम हुआ है पिछले कुछ सालों में। जी हेल्थ सेक्टर में, चाहे वो आपका जो हेल्थ का जो बीमा योजना है, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके जो किया है, ये जी पिछले जी 2-3 साल में मैंने देखा है। देखिए, हर एक राज्य को हमें जो सही चीज है उस पर क्रिटिसाइज करना चाहिए, जी। और जो सही, जो अच्छा काम किया है उसकी बड़ाई करना चाहिए, मैं ये बिल्कुल सोचता सही, बिल्कुल हूँ। सही। और मुझे जी लगता है कि पिछले 3 साल, अभी जो सरकार है कांग्रेस की, उनकी सोच सही है, किस तरह से पब्लिक हेल्थ को यूनिवर्सल किया जाए। हाँ। जी मैंने कोरबा में भी मैंने देखा है, क्योंकि कोरबा हम पहली बार नहीं जा रहे हैं। हम कोरबा 10 साल से जा रहे हैं। जो एक्सेस टू हेल्थ है कोरबा में, वो हमें क्लियरली इंप्रूवमेंट दिखा है हेल्थ हेल्थ सेक्टर में। ये मैं आपको बताऊंगा। जी जी जी, बिल्कुल। मुख्यमंत्री एक गाड़ी भी चलाते हैं, एक बस है जो भ्रमण करती रहती है, उसमें बाकायदा वो स्टाफ रहता है मेडिकल, और वो सारी जानकारी उनसे हासिल करके जो वहां पे दवा दी जा सकती है वो किया जाता है, बाकी जी। फिर रेफरल हॉस्पिटलों में भेजा जाता है। वो प्रयास सरकार की तरफ से हो रहा है, निश्चित है वो उसका लाभ मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अच्छे काम है, उनकी सराहना की जानी चाहिए, और कहीं अगर कोई त्रुटि हो रही है तो उसकी जी। उसकी थोड़ा मतलब आलोचना भी, समालोचना भी होनी चाहिए, आलोचना की जैसे बजाय कि समालोचना मैं होनी सोचता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन पे छत्तीसगढ़ को और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि चाहिए। रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा। हाँ? जी और जी, वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का अगर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छा हो, तो बहुत और अच्छा काम हो सकता है। बिल्कुल। कई बार इस पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि वो तो जहां पे खर्च होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है। जो लोग खदानों के कारण भी स्थापित हुए हैं, उनकी जमीन ली गई और उनको दूसरी जगह ले जाके बसाया गया, उनके यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, उनके पास कोई काम नहीं। इस तरह की बातें भी बीच बीच में आती हैं। तो अगर डीएमएफ को वहां पे उपयोग किया जाए ज्यादा से ज्यादा, तो मुझे लगता है कि उसका उसका फायदा लोगों को मिलेगा, और जो विरोध होता है, विरोध भी कम होगा। लेकिन जी ऐसा जी। होता नहीं है। नहीं, इस तो पर वही भी मैं आप। बता रहा हूँ कि इसी पे ये सरकार के हाथ में है। डीएमएफ जी कैसा इम्प्लीमेंट हो, ये सरकार के हाथ में है। हाँ। एट द जी एंड ऑफ द डे,
अगर मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। अभी हमने झारखंड में देखा है कि डीएमएफ को लेके कैग का रिपोर्ट आया है, स्टेट जो ऑडिटर जनरल हैं, बहुत ही तीखा रिपोर्ट है। हाँ, तो डीएमएफ में काम करने की जरूरत है। मतलब उसमें ईमानदारी बरती जाए एकदम, और नियत से, अच्छे नियत से काम हो। जैसे कि मैंने बताया, इतना पैसा किसी डिस्ट्रिक्ट के पास हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं आया, और ये पैसा लोगों का पैसा है। मैं ये भी हमेशा मैं बोलता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का बेसिस क्या था। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का बेसिस 2028-8 के रिपोर्ट जो मैंने लिखे थे, रिच लैंड पुअर पीपल, इज सस्टेनेबल माइनिंग पॉसिबल, 2015 में पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ बैठ के। इसीलिए मैं कभी कभी अपने आप को बहुत दुखी मानता, दुख होती है मुझे कि जिस काम में आपका इतना मतलब इन्वॉल्वमेंट रहा है और उसका इंप्लीमेंटेशन अच्छा ना हो। 2015 में हम लोगों ने डीएमएफ लाया था बड़ा क्लियरली कि डीएमएफ लोगों का पैसा है। राज्य सरकार को रॉयल्टी मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, तो लोगों को कुछ मिलना चाहिए। तो एक जी तिहाई रॉयल्टी लोगों को जाएगी, तो ये लोगों का पैसा है। जी सरकारी जी जी महकमा की जरूरत है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन डीएमएफ इज पीपल्स राइट। यही मैं वो बोलता हूं कि जो जो खनिज के संपत्ति पे लोगों है वो उनका पैसा है, और उसका बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं होना चाहिए। जी, चंद्रभूषण जी, पहले इसी को सीएसआर मत कहा जाता था, और ये हम लोगों ने तो इसका काफी विरोध भी किया था कि यहाँ हम लोग धूल खाएं, प्रदूषण हम झेलें, पर्यावरण हमारा नष्ट हो रहा है, स्वास्थ्य हमारा बिगड़ रहा है, दोहन हमारी धरती का हो रहा है जहां हम रह रहे हैं। लेकिन सीएसआर मत का, डीएमएफ से पहले वो नाम हुआ करता था उसका, वो पैसे से जाकर के बिलासपुर में, रायपुर में निर्माण हुआ करते थे, बड़े बड़े वहां पुल बनाए जाते थे, हॉस्पिटल बनाए जाते थे। लेकिन अब उसी को, वो केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई है, स्वाभाविक है कि उसका लाभ मिल रहा है, कोरबा जैसे जिलों को मिल रहा है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि इस पे सरकार को और आप जैसे लोगों को और थोड़ा सा तीखी नजर रखने की जरूरत है, और हम लोगों को भी साथ में आप लोग जोड़ लें तो थोड़ी ताकत और बढ़ जाए। नहीं नहीं, जरूर जरूर। सरकार, देखिए हमारा काम है अध्ययन करना। देखिए हम लोग, हमारा काम है अध्ययन करना, सरकार के पास, लोगों के पास उस रिपोर्ट को लेके जाना, और वो हम करते रहेंगे। एक चीज मैं आपको और आपके जो देखने वाले लोग हैं, मैं उनको ये जरूर कहूंगा कि जो रिपोर्ट आएगा वो अनबायस्ड रिपोर्ट होगा। अच्छे चीज को सामने लाया जाएगा, जो खराब चीज है उसको भी छुपाया नहीं जाएगा, दोनों जी चीज जी को सामने लाया जाएगा। बिल्कुल सर। और इस अध्ययन में आपने ये भी देखा होगा कि कोरबा में जो फॉरेस्ट है, जो जी मैंने बताया कि 2 कोल ब्लॉक अभी दिए जा रहे हैं, और उसका विरोध भी शुरू हो गया है। कुछ लोगों ने दिल्ली में और देश के अन्य हिस्सों में उसका विरोध किया है। 2 दिन 3 दिन पहले नागपुर में हुआ, दिल्ली में हुआ, और अन्य राज्यों में हुआ है विरोध। ये कहा जा रहा है कि गलत है इस पे, और शायद हाई कोर्ट में भी लोग गए हैं। वो तो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं हो, तो जो निर्णय होगा आएगा। ये घने जंगल को नष्ट करके जो खदान चालू करने की बात चल रही है, इसी में एक बीच में अभ्यारण्य, हाथी का अभ्यारण्य बनाने की भी बात थी, आपने इसको पढ़ा होगा। जी तो जी क्या जी। उसको भी पाया आपने कि कहाँ है, कितनी एरिया में रहेगा और क्या होगा उसका? देखिए, कल जो 5 तारीख की मीटिंग में पर्यावरण मंत्री ने बताया कि उन्होंने कोई कुछ 30 या 40 कोल बॉल ब्लॉक सरेंडर कर दिया है वो हाथियों के कॉरिडोर के लिए। हाँ, जी और जो कि बहुत ही सहारण, एक तरह से बहुत अप्रिशिएटिव है बात। लेकिन ये भी बात है कि अगर आप कॉरिडोर में एलिफेंट, देखिए एलिफेंट पॉपुलेशन बढ़ रहा है देश में। जी हाँ, हाथियों का जो जनसंख्या है वो बढ़ रहा है, और अगर उसको आप मैनेज नहीं करेंगे तो हाथी लोगों को मारेंगे, एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। हाँ, जी ये भी बात है। तो जंगली जानवर और जंगल को बचाना हम हमारे बचाने के लिए भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो वो छोड़ के गांव में आएंगे, फिर क्या होगा, या तो गोली चलाइएगा आप। जी या जी बिल्कुल हो रहा, बिल्कुल हो रहा। अंबिकापुर शहर में घुस गए, कोरबा शहर में आ गए। हाँ कई हाँ, बार ऐसी स्थिति बनी है कि शहर के अंदर तक हाथी पहुंच रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मारे जा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत अभ्यारण्य क्लियर है। बनाने की बात, लेकिन जितनी गंभीरता बरतनी चाहिए, जितनी गंभीरता दिखानी चाहिए, सरकार उतनी गंभीरता दिखा नहीं रही, चाहे पहले की रही हो चाहे अब की हो। नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अब हमें एक तरह से पूरे एक एक चीज कहा जाता है कमलेश जी कि आपको अब एक बर्ड आई व्यू चाहिए। जी एक जो पक्षी है वो ऊपर से सब कुछ एक साथ दिखता है उसको, हम जमीन पे हैं, हमको एक साथ नहीं दिखता। तो हमें अब एक बर्ड आई व्यू की जरूरत है इन सभी मुद्दों को देखने के लिए। क्योंकि देखिए,
जंगली जानवर आपके घर में नहीं आ रहे हैं, आप उनके घर में जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। ठीक है ना? तो अब ये कहना कि मनुष्य का अधिक हक है और जानवरों का हक नहीं है, ये तो हमारे सभ्यता में नहीं रहा है। मतलब कि जी एक जी तरह से भारतीय सभ्यता जो इंडिक रिलीजन है, आप कोई भी लोग पूछते हैं कि हिंदुइज्म में जानवर को क्यों नहीं मारा जाता है, और लोग बहुत बहुत आपको एग्जाम्पल देंगे, लेकिन एक बहुत सिंपल फैक्ट है कि हमारे हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें सेम राइट दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जानवर को वही जीने का राइट है जो कि इंसान का है। हाँ? तो अब हमें वो कुछ सोच समझ के हमारे पूर्वजों ने हजारों साल से सोचा, देखा, लिखा, हमें उसको इस तरह से नकारना नहीं चाहिए। बिल्कुल, जब हम उनके घर में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे वो, तो फिर अब वहां से पलायन होगा उनका, तो शहर में आएंगे, और शहर में आएंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बनती है कि लोग मारे जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो आबादी वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं। एक चीज और आपने यहाँ पाया क्या कि जंगली क्षेत्र में यहाँ के पर्यटन की बड़ी संभावनाएं हैं। बहुत। जैसे सतरेंगा है, बुका है, इस तरह के जो स्थल हैं, अगर इसको और ज्यादा विकसित किया जाए और विश्व मानचित्र पे, भारत के मानचित्र पे या विश्व के मानचित्र पे ले जाया जाए, तो आने वाले दिनों में जिस तरफ आपने अध्ययन किया, जो आपने संकेत दिया है, उसमें अगर वो स्थिति निर्मित होती है तो कहीं ना कहीं शहर के कुछ लोगों की जीविका का एक बड़ा कारण बनेगा वो। शहर का नहीं, गांव का, मेरे अंदाज गांव का से। भी, जी जी। हाँ, जो पोटेंशियल, जो टूरिज्म टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ही अंडर डेवलप्ड है पूरे छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, जो पोटेंशियल है टूरिज्म का, वो बहुत अंडर डेवलप्ड है। कोरबा में एक दो काम अच्छा शुरू हुआ है, ये मैं बताना चाहता हूँ कि जी उन्होंने एक टूरिज्म लॉ जो डीएमएफ के पैसा से लगाया है, जो कि अच्छी अच्छी, और गांव के लोगों को ही हैंड ओवर किया है उसको चलाने के लिए। ठीक है, काम अच्छा है, लेकिन अब उसको हमें मार्केट करने की जरूरत है। टूरिज्म इज ऑल्सो अबाउट मार्केटिंग। आप लोगों को बताइए कि हमारे यहाँ इतना अच्छा पोटेंशियल है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से नहीं होगा। जी केरला जी फॉर एग्जाम्पल, आप केरला का टूरिज्म एक एक गॉड्स ओन कंट्री, जी 3 शब्दों से केरला दुनिया के टूरिज्म मैप पे आ गई। जी 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 तो हमें पोटेंशियल टूरिज्म का बहुत है, और लोगों को बहुत नौकरी मिलेगी जो कि गांव के हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो अभी जैसे कोरबा में जैसे कि 2/3 जमीन जंगल है, जी और फॉरेस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 1% भी नहीं है। जी जी तो पोटेंशियल बहुत है फॉरेस्ट में, टूरिज्म में, एग्रीकल्चर में। मेरे अंदाज से एग्रीकल्चर में भी काम थोड़ा छत्तीसगढ़ में अच्छा हो रहा है। एक नरवा गुड़वा प्रोग्राम जो इस शुरू किया गया, जी जी शुरू किया गया, उसमें मेरे अंदाज से पानी पे अच्छा काम हो रहा है। मैंने बाकी जी चीज को देखा नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने सुना है और एक दो जगह घूमा हूं, तो पानी पे अच्छा काम हो रहा है। नदियों को, छोटे छोटे नालों पे जो काम है वो काफी अच्छा हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि पोटेंशियल की कमी नहीं है इस राज्य में। ऑल्टरनेट कोयला को छोड़ के अलावा पोटेंशियल बहुत है, रिन्यूएबल एनर्जी की पोटेंशियल है। ये गलत धारणा है कि छत्तीसगढ़ में सोलर पोटेंशियल नहीं है, बहुत पोटेंशियल है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल है, बस जरूरत है आप आपके दृढ़ संकल्पित होने की। जी। आपने पर्यटन पे कहा तो मुझे याद आता है, जैसे गुजरात के पर्यटन को लेकर के वहां के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री ने अमिताभ बच्चन जी का इस्तेमाल किया। हाँ हाँ, गिर का। जी। हाँ हाँ, एकदम तो वो एकदम। तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में चढ़ता है कि भाई जब हम गुजरात जाएं या उस इलाके में जाएं तो हम वहां भी जाएं देखने की क्या है। तो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उसके आसपास के लोगों को उसका लाभ मिलता है। तो वो चीज हमारे यहाँ सतरेंगा और बुका के लिए भी अगर की जाएगी, जिस तरफ आपने इशारा किया, तो स्वाभाविक है कि विश्व के अन्य हिस्सों से भी जो लोग भारत आते हैं, या भारत के अन्य हिस्सों के लोग जो केरल की तरफ जाते हैं, जो पूर्वी राज्यों में जाते हैं, वो कोरबा में भी आएंगे। एकदम एकदम, आज के दिन में सरदार पटेल जी का जो एकता स्थल बना है, वो एक मेजर टूरिज्म सेंटर है, जी बहुत बड़ा टूरिज्म सेंटर है। गिर, जो बाघों का, शेरों का जो सेंचुरी है, बहुत बड़ा सेंटर है। वाइल्ड लाइफ की कमी नहीं है कोरबा में। जी कोरबा काफी, तो पूरे छत्तीसगढ़ में पोटेंशियल बहुत है। जी जी। हाँ, बस्तर में चित्रकूट की बात जो की जाती है कि उसका तो कोई मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं है, जी। लेकिन हम उसको उस रूप में प्रचारित नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर प्रचार करेंगे और कोई ऐसे स्टार को लाके
तो वो स्वाभाविक है कि उसके पूरे उसको उस इलाके के साथ साथ पूरे प्रदेश को और पूरे देश को लाभ मिलेगा। तो ये चीजें जो हैं, इस पर भी आपकी टीम अध्ययन कर रही है। हमने कोई ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात नहीं की, लेकिन हमने टूरिज्म पोटेंशियल जरूर देखा है। और जी कोई डाउट ही नहीं है कि टूरिज्म, देखिए दो तरह का टूरिज्म होता है। एक अनसस्टेनेबल टूरिज्म है। आज के दिन में उत्तराखंड का जो टूरिज्म है या जी हिमाचल प्रदेश का, वो अनसस्टेनेबल है। आप पर्यावरण को विनाश कर रहे हैं उस तरह के टूरिज्म को लाके। चाहे आप जी उत्तराखंड में देख लें या हिमाचल में देख लें, आपको हिमालय के दो जो महत्वपूर्ण राज्य हैं आज के, उस तरह का टूरिज्म करने की जरूरत नहीं। जी उसमें जी तो जी, आप जिस टहनी पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। उसी को काट रहे हैं। हाँ, सस्टेनेबल टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत है छत्तीसगढ़ में। और हमें जी जी टूरिज्म का डिजाइन छत्तीसगढ़ में, देखिए बहुत पेस्टिसाइड, आप तो बहुत ऑर्गेनिक स्टेट पहले से हैं। जी और गवर्नमेंट सोच भी रही है कि किस तरह से ऑर्गेनिक प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तो अपने आप को आप एक तरह से सस्टेनेबल स्टेट की तरह प्रोजेक्ट कीजिए। हाँ? जी तो जी जी तो आजकल लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं जहां की पर्यावरण की सुरक्षा भी हो और टूरिज्म भी हो। वहां पे लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं। भूटान में जैसे कि, अगर आप भूटान जाना चाहते हैं तो आपको एक सस्टेनेबिलिटी टैक्स देना पड़ता है। जी भूटान में आप ऐसे नहीं घुस सकते हैं अब। हाँ, और वो पैसे का इस्तेमाल होता है पर्यावरण को बचाने के लिए। इसीलिए आज जी भूटान, दुनिया दुनिया से लोग भूटान जाते हैं। भूटान मतलब कि जो मास टूरिज्म है उस तरह को प्रमोट नहीं करता है। तो हमें भी टूरिज्म, हाई वैल्यू टूरिज्म जिसमें नौकरी मिले लोगों को, सस्टेनेबल हो, उस तरह सोचने की जरूरत है। जी जी जी। और उसमें बड़ी भूमिका आप लोगों की है, जो फील्ड में जाके सरकारी तंत्र तो कैसे काम करता है देश का, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारा वो देश है जहाँ लाल किले से हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो कितना पहुंचता है। तो उस देश में सरकारी तंत्र पे भरोसा उतना लोगों को नहीं होता। लेकिन आप जैसे लोग जो अपना सब कुछ इसी को समर्पित कर दिए हैं राष्ट्र को, कि हमको कुछ ऐसा करना है ताकि भावी पीढ़ी के लिए कुछ तैयार हो, उनको भी थोड़ा सा आप जैसे लोगों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, या बढ़ने उसमें शामिल होने की जरूरत है। बहुत बढ़ाने की जरूरत है। इस देश में आज के दिन में पर्यावरण पे अच्छी संस्था आप उंगली पे गिन सकते हैं। जी ठीक है, ये बहुत ही दुखी की बात है। भारत जैसे देश में कम से कम सैकड़ों संस्था होने चाहिए जो कि पर्यावरण पे काम करे। छत्तीसगढ़ में संस्था होने चाहिए। हमने जैसे कि आई फॉरेस्ट, मैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में था, अब आई फॉरेस्ट शुरू किया है हमने। हमने पहला काम किया है कि हमने भुवनेश्वर में एक रीजनल सेंटर खोला है। जी जी हाँ, तो इन संस्थाओं का जो रिसर्च करें, आइडियाज दें, प्लान बनाएं, सरकार के साथ काम करें, लोगों के साथ काम करें, प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करें, इनकी बहुत जरूरी है इस देश में। आपने बहुत जी बड़ा ही, मेरे मेरे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि किस तरह से इन्वायरमेंट सेक्टर, जिसमें बहुत नौकरी भी है, हम्म, जी जी जी। जिसमें बहुत यंग बच्चों को नौकरी मिलेगी और सब कुछ में फायदा है, इकोनॉमिक में फायदा है, इन्वायरमेंट में फायदा है, इसको डेवलप करने की जरूरत और सबसे बड़ा फायदा है कि हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर है। पाएंगे, जी जरूर, एकदम। अपने साथ साथ आने वाली पीढ़ी को। आने वाले पीढ़ी को सुरक्षित कर पाए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि हमें क्या राइट है उन चीजों को निकालने का जो कि फ्यूचर जनरेशन में निकाल सकता है। जी 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 आज हमें कौन सा राइट की, ये कहा जाता है, हमारे यहाँ गांव में एक कहावत है कि उस परिवार में जिसमें कि बेटा अपने दादा की संपत्ति बेच दे, हम्म, जी, उसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। बिल्कुल नहीं। हम्म, तो इसी तरह से देखिए, ये संपत्ति हमें हमारे पूर्वजों छोड़ के गए हैं। हमें क्या राइट है कि उस सारी संपत्ति को खराब कर दें? बिल्कुल नहीं, पाप कर रहे हैं हम। एक पाप कर तरह रहे से, हैं, एक तरह ऐसा से। ऐसा कह सकते हैं उसको। जी जी, जी हमें जी कोई राइट नहीं है कि अपने फ्यूचर जनरेशन की चीज को अभी हम खा जाएं। जी जी जी। जी उसमें वृद्धि करने की जरूरत है, जी एरिया बढ़ाने की जरूरत है, उसको सुरक्षित रखने की जरूरत है, लेकिन हम काट रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं। जी जी तो स्वाभाविक है कि वो जो आपने एक बात कही कि हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, तो गिरेंगे हम ही, हाथ पांव हमारा ही टूटेगा, हमारी पीढ़ियां उससे बर्बाद होंगी। तो इस दिशा में आपने जो काम शुरू किया है सर, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और जो कोरबा के लिए आपने अध्ययन किया है, छत्तीसगढ़ के लिए आपने जो अध्ययन किया है, वो कोरबा की ओर से, छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद सर। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। हम लोगों की जहां आपको आवश्यकता महसूस होती है, आप बिल्कुल कॉल करिए। हमारे जैसे लोग आपके साथ
कदम मिला के आगे बढ़ने को बिल्कुल तत्पर है। कोरबा में, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे जैसे, जो आप जैसे लोगों की तलाश करते हैं कि कहीं मिले तो हम भी उनके साथ चलें। धन्यवाद कमलेश जी। और मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि ये काम हम छोड़ने वाले नहीं हैं। रिपोर्ट में हमने काम किया है, इसको आगे लेके जाएंगे। 5 तारीख की मीटिंग से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है कि सरकार में भी काफी इंटरेस्ट है इस चीज में। आप लोगों से मुलाकात हुई, पूरे मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ के समाज में इसके इस चीज को लेके चिंता है, और हम इस पे काम करेंगे और आपके सहयोग और सभी लोगों के सहयोग के साथ इसको आगे लेके बढ़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।